Hello aspirants, let me welcome you to the digital platform of the Officers Career Academy. आज हमने आपके लिए एक नए सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है DNA, डेली न्यूज एनालिसिस। बिना समय गवाए चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास, आज का पहला न्यूज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 52nd जीएसटी की काउंसिल कहां रखी गई है। पहला क्वेश्चन क्या है, जीएसटी का पहला काउंसिल कहां पर होस्ट किया गया है, जिसका आंसर आप लोग देख सकते हैं यहां पर दिल्ली होगा। सब लोग लिखते हुए चलेंगे। फर्स्ट आंसर क्या होगा, दिल्ली। जीएसटी की 52nd काउंसिल दिल्ली में रखी गई है। ये यहां पर इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है जीएसटी एमनेस्टी काउंसिल। सब लोग लिखेंगे जीएसटी एमनेस्टी काउंसिल। जीएसटी एमनेस्टी काउंसिल इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपना जीएसटीआर फाइल नहीं किया है पिछले 5 से 6 सालों से, उन लोगों को मौका दिया गया है कि आप लोगों को अभी एक डेडलाइन दी गई है कि जीएसटीआर 4, 9 और 10 आप लोगों को एक टाइमलाइन दिया गया है, उसके अंदर भरना है। तो आप लोग रखेंगे। और यहां पर सब लोगों को जीएसटी का मतलब तो पता होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहां पर आपके लिए हो सकता है जीएसटीआर एक नया कंसेप्ट होगा। जीएसटीआर में आर का मतलब होता है रिटर्न। बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं और उनको जीएसटीआर फाइल करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पिछले, जब से जीएसटी लागू हुआ है 1 जुलाई 2017, सब लोग अच्छे से लिखेंगे, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है, तब से लेके हो सकता है 6 सालों से बहुत सारे लोग अब तक जीएसटी नहीं भरे हैं। तो उनको एक डेडलाइन दी गई है, उनको कहा गया है कि आपको अभी जीएसटी फाइल करना है और उन लोगों को अभी डिडक्शंस कुछ दिए जाएंगे कि आपको यहां पर मौका दिया जाएगा उन लोगों को कि जीएसटीआर फाइल अगर वो करते हैं तो उनको फाइन नहीं लगाया जाएगा। चलिए अब जीएसटी के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जीएसटी भारत लागू करने वाला दुनिया का 161st कंट्री है। सब लोग बहुत अच्छे से लिखेंगे। सेकेंड फैक्ट ये हो सकता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री कौन सा है जिसने जीएसटी को लागू किया था? उसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री कौन सा हो जाएगा? फ्रांस, जिसने जीएसटी को लागू किया 1954 में। वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री कौन सी है? फ्रांस। एक और तथ्य आप लोग याद रखिएगा कि जीएसटी अपना जो इंडिया का मॉडल है वो फ्रांस पर बेस्ड नहीं है, कनाडा पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? तो हम बोल सकते हैं कैनेडियन मॉडल। कैनेडियन मॉडल को हमने एक्सेप्ट किया है। ये चीज समझ में आई? एक और चीज याद रखिएगा, कोई भी इंसान, कोई बिजनेसमैन अगर जीएसटी को एक्वायर करता है, जीएसटी नंबर लेना होता है, तो जीएसटी का नंबर टोटल कितने डिजिट का होता है? ये रिसेंट की एसएससी एमटीएस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता रखना होगा कि जीएसटी में टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 15 नंबर्स होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जीएसटी भारत लागू करने वाला दुनिया का कौन से नंबर का कंट्री है? एक और चीज याद रखिएगा, हम अभी जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल का 52nd मीटिंग रखा गया था। कहां रखा गया था? दिल्ली में। हो सकता है आपको एग्जाम में थोड़ा फ्लक्चुएट किया जाए, कंफ्यूज किया जाए, कंफ्यूजन में आपको डाल दिया जाए कि जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है। सब लोग लिखेंगे सेम आंसर होगा। जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। जीएसटी काउंसिल का एक और फैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, आपके एग्जाम्स में कई बार मल्टी लाइनर से क्वेश्चन आते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 33। कितने मेंबर्स होते हैं? 33। एक और चीज मैं जीएसटी काउंसिल के बारे में आप सबको बताना चाहूंगा कि जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है। ये याद रखिएगा, हर बार आपका आंसर सेम होगा, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर। तो सब लोग बताएंगे इंडिया का रिसेंटली अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन ने इसको चेयर को हेड किया। काउंसिल को हेड किसने किया? निर्मला सीतारमन। ये सब लोगों को तथ्य पता चल गया। हो सकता है आपसे इस बार जीएसटी काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि जीएसटी काउंसिल का इंडिया का फर्स्ट चेयरमैन कौन है। सब लोग लिखते हुए चलेंगे, अरुण जेटली। अरुण जेटली ये इंडिया के जीएसटी काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन थे। सबको याद हो गया है अब तक? मुझे सबको क्लियर हो रहा है? बहुत क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? चलिए एक और फैक्ट बताना चाहूंगा, इंडिया में जीएसटी का फादर किसे कहा जाता है? आप हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहिए। मेरा कहने का मतलब है अगर आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। मेरा मोटिव यही होता है। जीएसटी के बारे में अब तक मुझे लगता है आपके पूरे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे।
जीएसटी के बारे में, इंडिया का फादर जीएसटी का किसे कहा जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए एक और चीज बताना चाहूंगा, भारत का पहला राज्य जिसने जीएसटी को एडॉप्ट किया, आंसर लिखिएगा आसाम। क्या होगा आंसर? आसाम। हो सकता है प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाए कि भारत का लास्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसने जीएसटी को एडॉप्ट किया है, आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट स्टेट है आसाम, सेकंड स्टेट कौन सा हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। एक लास्ट चीज, मुझे अभी भी पता है क्लास में आधे लोगों को यह नहीं पता होगा, मैं लिटरली बता रहा हूं, जब से जीएसटी आया है आधे लोगों को सच में यह नहीं पता कि जीएसटी है क्या। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है। जीएसटी किसका पार्ट है? इनडायरेक्ट टैक्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं जीएसटी के बारे में बताना चाहूंगा, जीएसटी को टोटल 4 स्लैब में डिवाइड किया गया है। कितने स्लैब में? 4। वो 4 स्लैब क्या होते हैं मैं बताना चाहूंगा। एक होता है 5% स्लैब, दूसरा होता है 12% स्लैब, तीसरा होता है 18% और चौथा होता है 28%। ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। याद रखना जीएसटी के टोटल कितने स्लैब्स है? 4। एक आखिरी फैक्ट बताऊंगा जीएसटी का, उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले न्यूज की तरफ। जीएसटी को याद रखना टोटल रिसेंटली पहले 3 कैटेगरी में बांटा जाता था। कितनी कैटेगरीज में बांटा जाता था? 3। बट रिसेंटली जीएसटी की एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है, चौथी कैटेगरी। तो आप लिखिएगा टोटल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटीज इंडिया में जो अडॉप्ट की गई है। एक होता है सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है एसजीएसटी, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है आईजीएसटी, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी रिसेंट में चौथी कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस की गई है उसका नाम है यूटीजीएसटी। सब लोग याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सब लोगों को जीएसटी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है। जीएसटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज आपकी आज है क्लॉडिया गोल्डिन। क्या नाम है? क्लॉडिया गोल्डिन को रिसेंट में नोबेल प्राइज दिया गया है। किस क्षेत्र में? सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बताना चाहूंगा। इसका आंसर आपके लिए है इकोनॉमिक्स। कौन से किस क्षेत्र में दिया गया है बेटा? चलिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा नोबेल प्राइज के बैकग्राउंड के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, हम अभी डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? नोबेल प्राइज। ये याद रखिएगा, नोबेल प्राइज जिसकी शुरुआत की गई थी 1901 में। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब की गई थी? 1901 में। याद रखिएगा, वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है नोबेल प्राइज। इसे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितनी फील्ड्स में बांटा जाता है? 6 फील्ड्स में बांटा जाता है, जिसमें मैं तो कहना चाहूंगा आपको अभी भी, आप कुछ लोग 11th में है, 12th में है, सीडीएस एफकेट की तैयारी कर रहे हैं, यहां आपको 4 तो सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 में 4 तो पढ़ाई लिखाई वाले टोटल फील्ड हो गई। एक कहलाती है इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपका लिखा हुआ है। दूसरा आपका यही लिखा हुआ है फिजिक्स। तीसरा लिखा हुआ है केमिस्ट्री। साइंस के टोटल 3 फील्ड होती है, फिजिक्स गिवन है, केमिस्ट्री गिवन है, तीसरी फील्ड कौन सी है साइंस की? बायोलॉजी। लेकिन याद रखिएगा, नोबेल प्राइज में बायोलॉजी को मेडिसिन कहा जाता है। तो आपको अभी के अभी 4 क्षेत्र तो यहीं के यहीं पता चल गए, 4 सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। 5वां यहीं गिवन है, पीस। और लास्ट हो जाएगा लिटरेचर। एक और 6वां क्षेत्र कौन सा है? लिटरेचर। लिटरेचर में उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन बुक में दिया हो। बहुत अच्छी अच्छी जो लोग बुक्स लिखते हैं उन्हें लिटरेचर में यहां पर अवार्ड दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज के बारे में अब तक हमने क्या जाना? नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में की गई थी। इसको 6 फील्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और याद रखिएगा, नोबेल प्राइज का नाम नोबेल प्राइज कैसे पड़ा? एक आदमी था, स्वीडिश इन्वेंटर, जिसका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। यहां पर आप लोग, कई लोगों में से मैं बताना चाहूंगा डायनामाइट का मतलब क्या होता है। सब लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी है? कई बार लैंड माइन्स देखिए, पैर रखते हैं और फट जाता है, वहां पर डायनामाइट का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, डायनामाइट का इन्वेंटर कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। रिसेंट की एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, आपने नोटिस किया होगा, मैंने अभी कहा था वो एक स्वीडिश इन्वेंटर थे। रिसेंट में पता है नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन क्या आया था कि नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल किस देश से बिलोंग करते हैं? आंसर था स्वीडन।
जब भी आपका टीचर आपको पढ़ाता है उनके एक एक शब्दों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपने टीचर के एक एक शब्दों पर ध्यान देते हैं तो मैं लिख के देता हूं, आपके प्रश्न बीट नहीं होंगे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे। रिसेंटली अभी याद रखिएगा, नोबल, अल्फ्रेड नोबल किस देश से बिलोंग करते थे? स्वीडन। अब आगे बढ़ जाते हैं और याद रखिएगा ये क्लॉडिया गोल्डिन, ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्राप्त करने वाली दुनिया की तीसरी महिला है। हो सकता है इस बार आपको नंबर्स पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कौन से नंबर की महिला है? तीसरी महिला है। एक और चीज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं बताना चाहूंगा, अभी हम इकोनॉमिक्स में डील कर रहे हैं तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग में जब नोबेल प्राइज बांटना शुरू किया गया था 1901 में, तब टोटल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। रिसेंट में 6th फील्ड जो ऐड की गई है वो इकोनॉमिक्स ही है, जिसे 1969 से शुरुआत की गई है। और याद रखना, इकोनॉमिक्स में फील्ड में ऐसा पहला पर्सन जिसको नोबेल प्राइज बांटा गया था, उनका नाम था मिस्टर फ्रिश। नाम क्या था उनका? मिस्टर फ्रिश, जिन्हें 1969 में नोबेल प्राइज दिया गया था। किस क्षेत्र में? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो हमारा यहां पर सेकंड न्यूज कवर हो चुका है। चलिए तीसरी न्यूज की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारी तीसरी न्यूज कौन सी है? यहां पर लिखा गया है, हु इज द इनकम्बेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मैं बताना चाहूंगा आपके लिए, हो सकता है कुछ लोगों को यह नया शब्द मिला हो, इनकम्बेंट। तो मैं बताना चाहूंगा ये जो नया शब्द है आपके लिए, इनकम्बेंट, इसका मतलब होता है करंट। क्या मतलब होता है इसका? करंट। चलिए अभी फिलहाल एक और चीज देख लेते हैं। तो अभी यहां पर प्रश्न आपको क्या पूछा है? हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, ये इंडिया के 25th CEC है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। कौन से नंबर के हैं? 25th। अब बात कर लेते हैं हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि हम 5 भारत के राज्यों में इलेक्शन कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। कितने राज्यों में इलेक्शंस कंडक्ट होंगे? 5 राज्यों में, जिसका अभी मैं बताना चाहूंगा, रिसेंटली मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, और रिसेंटली एक और आई थिंक कोई स्टेट छूट रहा है, राजस्थान लिखा मैंने, नो। तो रिसेंटली ये 5 राज्यों में डिक्लेयर किए गए हैं। यहां पर इन 5 राज्यों में असेंबली में इलेक्शंस होने वाले हैं। इसलिए हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में बताना चाहूंगा, इलेक्शंस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इस बार चांसेस है, वेरी हायर चांसेस, कि आपको अपने पेपर में इन 5 राज्यों में से किसी ना किसी सीएम का, किसी ना किसी गवर्नर का क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, 28 राज्य भारत में है। याद रखिएगा, आपको 28 के 28 सीएम और गवर्नर रटने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क करना सीखिए, आपको केवल ये 5 राज्यों पे फोकस करना है। हो सकता है आपको इस बार इलेक्शन कमीशन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाए। मैं पहले चलिए बात कर लेता हूं कि भारत में वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में कौन सा डे? वोटर्स डे 25th ऑफ जैन। कब बनाया जाता है? 25th ऑफ जैन। मैं रीजन बताना चाहूंगा, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट की गई थी। कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था ईसीआई का? 25 जनवरी 1950। सब लोग अच्छे से लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब एक और चीज बताना चाहूंगा, यहां पर सेकंड ऑप्शन सब लोग नोटिस करिए, क्या दिया हुआ है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। तो हमारा यहां पर मेरे ख्याल से एक और चीज मैं बताना भूल गया हूं, आप पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी में याद रखिएगा इलेक्शन के लिए पार्ट 15 डील करता है। यह बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है भारत का पॉलिटी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में इलेक्शन शब्द मेंशन किया गया है? पार्ट 15। और एक आखिरी चीज बताना चाहूंगा, आर्टिकल भारत संविधान में, भारत के संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है? सब लोग लिखेंगे, आर्टिकल क्या है? 324। मेरे ख्याल से इतना मोर देन इनफ होना चाहिए आपके लिए थर्ड न्यूज के लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज की चौथी न्यूज की तरफ। चौथी न्यूज यहां पर क्या लिखी गई है? इन विच ईयर डॉल्फिन डिक्लेयर्ड एज द एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। किस साल में, हमारी आपको पता होगा कि भारत में राष्ट्रीय मछली किसे घोषित किया गया है? डॉल्फिन को। तो प्रश्न क्या पूछा है कि किस साल में राष्ट्रीय मछली यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल भारत का डिक्लेयर किया गया था डॉल्फिन को? यहां पर आपका आंसर होगा 2010 में। याद रखिएगा, सबसे पहले एक और चीज मैं रीजन बताना चाहूंगा,
कि ये मैंने क्वेश्चन क्यों लाया है करंट अफेयर में। रिसेंटली डॉल्फिन के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है, मेरी डॉल्फिन मेरा भारत। ये यहां पर बिहार में एक स्कीम चलाई जा रही है। तो रिसेंटली मुझे लगा कि डॉल्फिन के ऊपर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मैंने इंक्लूड किया है। सबसे पहली चीज, डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया था 2010 में एज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल। अभी बाकी ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिया है, 1963। 1963 में हमारा नेशनल बर्ड क्या है इंडिया का, पिकॉक, उसे डिक्लेयर किया गया था 1963 में। 1963 में पिकॉक को नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए, 1973 यहां पर डिक्लेयर किया गया था नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। कौन है, टाइगर। कौन है, टाइगर। अब चौथा ऑप्शन क्या, थर्ड ऑप्शन क्या है, 2008। सब लोग ध्यान रखेंगे, 2008 में नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है, गंगा। रिवर गंगा को डिक्लेयर किया गया था राष्ट्रीय नदी भारत की। तो हमारे लिए ये इतना मोर देन इनफ होना चाहिए डिस्कशन। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। पांचवी न्यूज आज की कि P20 समिट कहां पर हेल्ड किया गया है, कहां पर P20 समिट रखी गई है। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि P20 क्या होता है। यहां पर P का फुल फॉर्म है पार्लियामेंट 20। क्या नाम है, पार्लियामेंट 20। पार्लियामेंट 20, P20 किसका पार्ट है, पार्लियामेंट 20 मैं बताना चाहूंगा पार्ट है G20 का। किसका पार्ट है, G20 का। आई थिंक यहां पर G20 सबको पता होगा। G20 एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। यहां पर P20 का इस साल मीटिंग रखा गया था दिल्ली में। याद रखिएगा, इस बार बहुत सारी हिडन न्यूज ऐसे निकल के चली जाती है जो आपको नहीं पता होता है। तो P20 जो कि न्यूज कहां रखी गई थी, दिल्ली में। किसका पार्ट है, G20 का। और याद रखिएगा इसका थीम क्या था, पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सब लोग लिखते हुए चलेंगे, पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, ये इसका थीम है इस साल का, याद रखिएगा। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, पार्लियामेंट यहां सबको पता होगा इंडिया का कब स्टैब्लिश किया गया था, 1954 में। याद रखिएगा इसका हिंदी नेम यहां पर अडॉप्ट किया गया है। वैसे तो इसके पहले ही हमारा पार्लियामेंट स्टैब्लिश हो चुका था 1947 से ही, लेकिन हम लोग पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसका जो हिंदी टर्म है वो आया था 1954 में। चलिए इतना मेरे ख्याल से मोर देन इनफ। अच्छा एक और चीज बता देता हूं G20 के बारे में। G20 का नया नाम हो चुका है G21। G20 का नया नाम क्या है, G21। नॉर्मल सी बात है, इसमें एक और मेंबर जुड़ा है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना, हो सकता है इस बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है, या अफ्रीकन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। अफ्रीकन यूनियन एस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा। कहां पर है, एडिस अबाबा, जो कि कैपिटल है इथियोपिया का। इथियोपिया का कैपिटल है। और याद रखना अब G20 का नया नाम हो जाएगा G21। लेकिन याद रखना मेंबर कंट्रीज इसकी टोटल 19 है, 19 कंट्रीज है और 2 ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया AU, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है EU, यूरोपियन यूनियन, जिसके टोटल सदस्य कितने हैं, 27। एक आखिरी फैक्ट बताना चाहूंगा, G20 स्टैब्लिश हुआ था 1999 में। G20 की स्थापना कब हुई थी, 1999 में। और एक और चीज याद रखिएगा, G20 का हेडक्वार्टर कहीं पर स्टैब्लिश नहीं किया गया है अब तक। तो अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने की कोशिश करे वो कि G20 का हेडक्वार्टर जेनेवा, न्यूयॉर्क या ऐसा कोई भी देश डाल दे, पेरिस वगैरह, तो उसका हेडक्वार्टर कहीं पर स्थित नहीं है। और यह पहली बार था जब भारत ने G20 के समिट की घोषणा की और होस्ट किया। याद रखिएगा, ये G20 होस्ट करने वाला भारत पहली बार इसको G20 की मीटिंग्स को होस्ट किया है। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। आज की 6वीं न्यूज है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है। कब किया जाता है, 11th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, चलिए 11th ऑफ अक्टूबर। यहां पर याद रखिएगा, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। 4th ऑफ अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, नेशनल वाइल्ड एनिमल वेलफेयर डे। सॉरी, ये वर्ल्ड होना चाहिए, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। अब याद कैसे रहेगा कि 4 अक्टूबर को एनिमल वेलफेयर डे मनाया जाता है। एनिमल्स यानी जानवर। नॉर्मली एक बात बताइए, गैया की कितनी टांग होती है, 4। तो आप याद रख सकते हैं 4 अक्टूबर। चलिए एक काम करते हैं, 5 अक्टूबर डिस्कस कर लेते हैं। 5 अक्टूबर को भूलिएगा मत, अभी डॉल्फिन डिस्कस कर रहे थे, मैंने एक चीज भूल गया था। डॉल्फिन डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 5th ऑफ अक्टूबर को।
याद रखिएगा कब डॉल्फिन को डे मनाया जाता है, 5th ऑफ अक्टूबर। एक और तथ्य मैं डॉल्फिन के बारे में बताना चाहूंगा, डॉल्फिन जनरली 5 फीट की होती है। कितने फीट की होती है? ऐसा माना जाता है 5 फीट से लेके डॉल्फिन पाई जाती है 31 फीट तक। कितने फीट की पाई जाती है? 5 फीट से 31 फीट। मैं यही बताना चाहूंगा, ये एग्जांपल आप याद रख सकते हो। अगर आपको पता है कि एक डॉल्फिन की एवरेज हाइट 5 फीट होती है तो तारीख क्या है? 5 अक्टूबर। बस आपको ये तथ्य याद रखना है। और एक और डॉल्फिन के बारे में मैं रिसेंट में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। भारत में एक लौता डॉल्फिन सेंचुरी है जो लोकेटेड है बिहार में। भूलिएगा मत, भारत में कहां पर है? बिहार में। और डॉल्फिन को रिसेंट में उत्तर प्रदेश ने अपनी राज्य मछली घोषित किया है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली कौन से स्टेट ने अपनी राज्य मछली यानी स्टेट फिश घोषित किया है डॉल्फिन को? उत्तर प्रदेश। डॉल्फिन के मुझे लगता है हमने बहुत ज्यादा डिस्कशंस कर लिया है। चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ये आपको पहले तो मैं बताना चाहूंगा। ये नाम है, ये आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ये है सामिया सुलू। क्या नाम है? सामिया सुलू हसन। रिसेंट में भारत में ये तंजानिया की राष्ट्रपति है। कहां की राष्ट्रपति है ये? तंजानिया। इन्होंने भारत में 4 दिन के विजिट के लिए अभी रिसेंटली विजिट किया। कितने दिन के लिए आए थे? 4 दिन के विजिट के लिए आए थे। ये तंजानिया की राष्ट्रपति है और याद रखिएगा इनको रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है आपके लिए। रिसेंटली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह सामिया सुलू हसन किस देश की राष्ट्रपति है। कारण यही होगा कि ये भारत में 4 दिन के विजिट के लिए आए थे, जिसमें रिसेंटली इन्हें जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ने क्या किया? डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं आज का क्या है। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्वेश्चन जैसे कि मैं पहले पढ़ लेता हूं। रिसेंटली 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट मालपुरा, सुजनगढ़ एंड कुचवान हैव बीन डिक्लेयर्ड इन। ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए कहां पर? राजस्थान। मैं बताना चाहूंगा इस बार आपके लिए राजस्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 मार्च 2023 में आई थिंक 19 या 17 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 19 नए डिस्ट्रिक्ट की घोषणा की गई थी राजस्थान में। पहले राजस्थान में 31 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। मार्च में 19 नए जोड़ दिए गए तो हो गए 50। और अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले इसमें 3 नए डिस्ट्रिक्ट जोड़े गए हैं। तो अभी रिसेंट में राजस्थान में अभी रिसेंट में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की कितने हो जाएंगे? 53। अभी राजस्थान में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे? 53। चलिए राजस्थान के बारे में एक और तथ्य बता देता हूं। राजस्थान रिसेंटली राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला भारत का पहला राज्य था। राइट टू बिल पास करने वाला भारत का फर्स्ट स्टेट कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तो यहां पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज जैसे कि अभी मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं आज की क्या है। P20 आई थिंक ये रिपीट हो गई है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है आज का। निर्मला सीतारमन विल अटेंड द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF मीटिंग विल बी कंडक्टिंग एट। तो याद रखिएगा रिसेंटली एनुअल मीटिंग रखी गई है वर्ल्ड बैंक की। यही पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक की मीटिंग जो एनुअल मीटिंग होती है वो कहां रखी जा रही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोरक्को। आंसर क्या होगा? मोरक्को। निर्मला सीतारमन उसको अटेंड करने वाली है। याद रखिएगा अकेली निर्मला सीतारमन नहीं है जो अटेंड करेंगे। कौन मुझे यहां पर बताएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है? किसी को भी यहां आई थिंक नहीं पता है, राइट? मिस्टर दास कुछ याद आ रहा है? किसी को भी यहां याद नहीं है? चलिए एक मेरे को एक्चुअल में अभी बताइए बेटा। शक्तिकांत दास। वेरी गुड बेटा, बहुत ध्यान से आप लोग रखिए। आपको पता है ये छोटे छोटे तथ्य है जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो इंडिया से 2 लोग कौन रिप्रेजेंट करने वाले हैं? निर्मला सीतारमन और शक्तिकांत दास। याद रखिएगा अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हम डील कर रहे हैं तो वो तो फिलहाल मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हम यहां पर अभी डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना सब लोग याद रखिएगा 1944 में हुई थी। IMF की स्थापना कहां हुई थी? 1945 में हुई थी। ये दोनों चीज को फैक्ट याद रखिएगा। दोनों के हेडक्वार्टर के ऊपर बहुत ज्यादा कॉमन है क्वेश्चन पूछना। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर लकीली वॉशिंगटन DC में। कहां पर लोकेटेड है? वॉशिंगटन DC। अब याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक और IMF जब बनाने वाले थे, ये किसका आउटकम है? UPSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक बनाने वाले थे
इसका डिसीजन किस मीटिंग में लिखा गया था? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, भूलिएगा मत। कौन सा कॉन्फ्रेंस था वो? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में हमने ये डिसाइड किया था कि 1944 और 45 में हम दो बैंक्स का स्टैब्लिशमेंट करने वाले हैं, एक है वर्ल्ड बैंक और एक है IMF। चलिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, 2010 पुलिस भर्ती यवतमाड़ में क्वेश्चन पूछा गया था, वॉशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म क्या है? ये पुलिस भर्ती के लेवल का क्वेश्चन है। सोचो ऐसे क्वेश्चन, यहां फाइनली एक बच्चे को पता है। बेटा खड़े हो जाइए। डीसी फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वेरी गुड बेटा। देखिए ये याद रखिएगा, वॉशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो चलिए यहां पर हमारा आज का सेशन जो करंट अफेयर का था ये खत्म होता है। ऐसे हम लोग डेली 10 पॉइंट्स आपके लिए लाते जाएंगे और अच्छे से आपको पढ़ना है। मैं बताना चाहूंगा बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ये 10 न्यूज निकालने के लिए, उसका बैकग्राउंड निकालने के लिए, और बहुत ही ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड आपका ये करंट अफेयर चल रहा है। एक भी चीज मिस मत करिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।